आज की क्लास में हम कुछ सिमेट्री आर्गुमेंट सीख रहे होंगे। सर्किट भी तो कैपेसिटेंस के करने हैं, उनमें भी तो सवाल आते हैं। तो कुछ सिमेट्री आर्गुमेंट्स का हम यूज करेंगे। और ये वाला पार्ट हम सीख रहे होंगे, सिमेट्री आर्गुमेंट्स इन सर्किट्स। देखो, ये चीज समझाने के लिए मैं एक सवाल से ही शुरुआत कर लेता हूं ताकि सिमेट्री का यूज और ये सब समझ आ जाए हमें। ये मैंने कुछ एक बड़ा ही सिमेट्रिक सा सर्किट बनाया। और ये टर्मिनल है ए और ये टर्मिनल है बी, और ये सारे के सारे कैपेसिटेंसेस का नाम दे दिया सी। ये इस तरह का एक अरेंजमेंट बना दिया। And find effective capacitance between A and B। ये जो दो टर्मिनल्स हैं, इनके बीच में आपको इफेक्टिव कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालनी है। मतलब अगर मैं एक बैटरी लगाऊं, अगर मुझे एक बैटरी दी हो ए और बी के बीच में लगाने के लिए, तो कितना सी इक्वलेंट हो कि मैं डायरेक्ट चार्ज फ्लो लिख दूं कि Q बराबर सी इक्वलेंट इंटू वी, कि बैटरी का V दे रखा और मैं डायरेक्ट चार्ज फ्लो लिख दूं। समझ आया ना सवाल क्या है, किस तरह का है? एक बार आप अपने लेवल पे ट्राई करोगे इसे 2 मिनट। व्हीटस्टोन ब्रिज से ये दो सी हट जाएंगे जो आप कैसे भी करो। कहाँ है व्हीटस्टोन ब्रिज, कहाँ है मुझे बताओ। मान लो मैं टर्मिनल्स के नाम दूं, ये A है, ये B है। लेट दिस बी X, लेट दिस बी Y, लेट दिस बी O। कहाँ है व्हीटस्टोन ब्रिज बताओ। जो वर्टिकल वाला ये नियर है उसमें 2 2 3 3 बन रही है व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा कुछ भी। 2 2 3 3 2 2 3 3 जरूरी है। हाँ, और कुछ होता ही नहीं है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज तो उसी ब्रिज को कहते हैं जिसमें 4 ही तो टर्मिनल हो, 4 टर्मिनल हो। पहली बात, क्या इसमें 4 टर्मिनल है क्या? एक ये दो तो व्हीटस्टोन में आ जाएंगे, एक वैसे पैरेलल में नहीं हो जाएगा अलग। ना ना ना, ऐसे नहीं होता है। देखो, आप पहले ये बताओ, क्या यहाँ 4 टर्मिनल हैं क्या इस नेटवर्क में? कितने हैं? 1 2 3 4 और ये 5। तो आप इसको अलग देख के यूं नहीं बोल सकते कि भाई ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज है। इसको अलग करके यूं नहीं बोलना है कि ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, क्योंकि इसको देखोगे ये 3 कैपेसिटर से जुड़ा है, इसको देखोगे ये भी 3 से जुड़ा है, परंतु ये भी तो 3 से जुड़ा है, ये भी 3 से जुड़ा है। तो ना तो 4 टर्मिनल पूरे हो रहे हैं, मतलब 5 बन गए, और ना ही वो 2 2 3 3 वाली बात बनी है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। और कोई तरीका जिससे कि आप ये ट्राई कर पाए? चलो मैं बताता हूं, मैं शुरुआत ही करवाता हूं। क्या होता है कि ऊपर आपने हेडिंग ही डाली है। क्या हेडिंग लिखी है कि कुछ ना कुछ हम सिमेट्री का यूज करेंगे इसमें। ठीक है भाई, ये पॉइंट A है तो ये भी A है, ये पॉइंट B है तो ये भी आपका B है। तो मैं आपको 2 मेथड सिखाऊंगा इस सवाल को सोल्व करने के लिए। 2 मेथड सिखाऊंगा। 2 टाइप्स ऑफ सिमेट्रीज। मैं इसमें 2 तरह की आपको सिमेट्री सिखाऊंगा। सबसे पहली बात, क्या AB के अबाउट ये सर्किट
ऑब्जेक्ट और उसकी मिरर इमेज दिख रहा है क्या? जैसे ए बी को मैं एक मिरर मान लूं, तो क्या ये उसके अबाउट मिरर इमेज नजर आ रहा है? यस सर, यस सर। ए बी कौन सी लाइन है? वो लाइन, देखो ध्यान से सीखना भी है, ए बी वो लाइन है जिसके अबाउट आपको ए और बी के अबाउट आपको इक्विवेलेंट निकालना था। तो आपने देखा कि भाई ए बी पे मैं अगर एक मिरर रख दूं, इससे मुझे मतलब नहीं है यहाँ क्या है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। मैंने एक मिरर रखा, नीचे सी, तो उसकी इमेज ऊपर सी, ये एक और सी, ये सी रहा, ये एक और सी, ये एक सी रहा, यानी कि द सर्किट इज मिरर इमेज अबाउट ए बी, और ए और बी वो टर्मिनल्स हैं जिनके क्रॉस आपको इक्विवेलेंट निकालना था। और ऐसी लाइन के अबाउट अगर सर्किट मिरर इमेज हो, तो इसका ये मतलब है जो टर्मिनल जिसका मिरर इमेज है वो दोनों सेम पोटेंशियल पे होते हैं। इसका ये मतलब है, देखो वाई टर्मिनल की इमेज कौन है ऊपर? एक्स। पोटेंशियल एट एक्स सेम एज द पोटेंशियल एट वाई। ऐसी सिमेट्री कभी भी सर्किट में दिखेगी तो इन दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, और जिन दो का पोटेंशियल सेम होता है क्या मैं उनको एक ही नाम दे सकता हूं? है ना? तो इसको यूं कहते हैं कि आप इस सर्किट को फोल्ड कर दीजिए अबाउट द ए बी। दिस इंप्लाइज सर, हाँ, इसमें सभी कैपेसिटेंस का कैपेसिटेंस मतलब सारे सी होने जरूरी है, फिर सिमेट्री सेम होनी चाहिए? सारे सी नहीं होने चाहिए, जो यहाँ है वो यहाँ हो, फिर जो यहाँ है वो यहाँ हो, समझ गए हो? यस सर। मिरर इमेज इस तरह से, और चाहे इस पे सी और इस पे 2C होता क्या तब भी ये मिरर इमेज था ए बी के अबाउट? यस सर। हाँ, तो ये तो तब भी लग जाता, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? समझ गए ये चीज? यस सर। तो अब आपको ऐसे में क्या करना है कि ये और ये टर्मिनल सेम पोटेंशियल पे हैं, तो आपको कर ही क्या लेना है कि फोल्ड द सर्किट अबाउट द लाइन ए बी। फोल्ड द सर्किट अबाउट द लाइन ए बी। अच्छा, अगर ए बी लाइन के अबाउट आप फोल्ड करेंगे तो मैं दोबारा से अगर सर्किट रिक्रिएट करूं तो क्या बन गया? देखो ये आपका ए है, पढ़ा रहे इधर, ये इधर आपका बी है, ये भी पढ़ा रहे, बीच में ओ था वो भी लिख दिया, लेकिन ऊपर दोनों टर्मिनल पहुंच गए, कौन कौन से? एक्स बी और वाई बी। सर्किट कैसे रिक्रिएट होगा समझ आ रहा है? यस सर। ए और ओ के बीच में एक सी लगा है, ओ और बी के बीच में भी एक सी लगा है, ठीक है। अब जैसे ही ये ऊपर आएगा तो क्या ये सी और ये सी पैरेलल में नहीं हो जाएंगे? बताओ। हो जाएंगे। ये भी ए और एक्स के बीच में और ये भी ए और एक्स के बीच में, तो सी और सी का पैरेलल में कितना हो गया? 2C। 2C। तो यहां आप C ना लिख के 2C हो जाएगा, समझ आया? सिमिलरली ये और ये, हाँ जी बोलो, क्या पूछ रहे हो? दोबारा बताना। देखो, जब भी कभी ए बी के अबाउट आपको मिरर इमेज निकालना हो और सर्किट मिरर इमेज ए बी के अबाउट आपको इक्विवेलेंट वैल्यू निकालनी हो और ए बी लाइन के अबाउट सर्किट मिरर इमेज हो। मिरर इमेज का मतलब सारे सी नहीं, इस सी का ये सी, इस सी का ये सी और इस सी का ये सी, तो ये मिरर इमेज हो गया। इट मींस जो टर्मिनल मिरर इमेज है वो दोनों सेम पोटेंशियल पे होते हैं, तो आप उनको एक ही लिख सकते हो। तो हम बोलते हैं कि ए बी के अबाउट आपने सर्किट को फोल्ड कर दिया। मान लो मैंने फोल्ड किया, तो ये जो सी है, ये सी यहां की बजाय यहां आ जाएगा, ये सी उठ के यहां आ जाएगा, समझ गए हो क्या? और फिर ये वो सी और ये सी दोनों किस में हो जाएंगे? पैरेलल। पैरेलल में, क्योंकि ये भी ए और एक्स और वो भी ए और एक्स, और पैरेलल में सी और सी जुड़ के कितना दे देंगे? 2C। नेक्स्ट बोलो, ये जब ऊपर जाएगा तो O और X के बीच में कितना हो गया? 2C। और सिमिलरली जब ये ऊपर जाएगा तो X और B के बीच में कितना हो गया? 2C। एक बार बताओ, फोल्ड करना आया कि नहीं आया?
क्या सर्किट की फोल्डिंग समझ आ गई है ए बी केबल? ठीक है, अब बताओ अब ये क्या है, क्या इसमें 4 टर्मिनल हैं क्या? यस सर। ए ओ एक्स और वाई, ए ओ एक्स और बी 4 टर्मिनल्स हैं। अब अगर मैं देखूं तो इसमें 4 टर्मिनल्स हो गए, ए ओ एक्स एंड बी। ए कितनों से जुड़ा है कैपेसिटर? 2। ओ कितनों से जुड़ा है? ओ 3। एक्स कितने से जुड़ा है? एक्स 2 3। एक्स जो है वो भी 3 से जुड़ा है, और जो बी है वो 2। तो क्या ये 2 2 3 3 बन गया कि नहीं? बन गया। इट मींस इट इज अ व्हीटस्टोन ब्रिज। इट इज अ व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस है ये वो भी थोड़ी देर में पता लगेगा। अब हम क्या पढ़ते हैं, दो वालों को तो इधर इधर लिख दो, 2 और 2 वालों को तो इधर इधर लिख दो, ए और बी। तो ये आपका ए और ये आपका बी, और 3 3 वालों को ऊपर नीचे लिख दो, ये आपका एक्स और ये है आपका ओ। अब आप एक एक करके कैपेसिटर उठा लो। ए और एक्स के बीच में क्या लगा है? 2C। तो भाई ए और एक्स के बीच में हमने लगा दिया 2C। एक्स और बी के बीच में 2C, तो हमने एक्स और बी के बीच में भी लगा दिया 2C। ए और ओ के बीच में कितना है? ए और ओ के बीच में C, तो हमने ये लगाया। और O और B के बीच में C, और X और O के बीच में 2C। अगर आप देखें तो इसमें हुआ कुछ नहीं है, जैसे आपने O पॉइंट को पकड़ के नीचे खींच दिया। अगर मैं O पॉइंट को पकड़ के नीचे खींच दूं, आप डायरेक्टली विजुलाइज करें तो क्या ये बन जाएगा कि नहीं? अच्छा, अब आमने सामने का प्रोडक्ट देखो, क्या बराबर है? बराबर है। 2C इंटू सी 2C स्क्वायर और 2C इंटू सी 2C स्क्वायर, यानी कि ये जो बना दिस इज ए बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस्ड है तो आप बीच वाले को रिमूव कर सकते हो, पढ़ा था यही हमने। अच्छा, एक दिन एक बच्चे ने मैसेज भेजा था आपकी क्लास से कि सर वो बैलेंसिंग का प्रूफ नहीं करवाया, तो मैंने उसके बाद एक छोटा सा वीडियो आपके लिए भेज दिया था लास्ट ईयर का रिकॉर्डेड। वो प्रूफ कर लिया है कि नहीं आपने केवीएल से? हो गया ना? अगर डाउट हो तो आज ही बता देना, क्योंकि फिर रह जाएगा, पता ही नहीं लगेगा हुआ है कि नहीं। सभी ने कर लिया ये बैलेंसिंग का प्रूफ? ठीक है। अब बैलेंस्ड है तो बीच वाला आपने रिमूव किया। इससे आगे देखो, इससे आगे रिमूव करते ही ऊपर आपका हो गया 2C और 2C, और नीचे आपका हो गया C और C, ये A और ये B। अब 2C और 2C किसमें है? सीरीज में 2C और 2C का क्या होगा? C। मैं एरो लगाते जा रहा हूं किस तरह से हम घूम रहे हैं। सीरीज में 2C और 2C का हो गया C, और C और C का C/2। और अब ये दोनों किस में हैं? अब ये दोनों पैरेलल में। तो जो C इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा C प्लस C/2। कितना आ गया? 3C/2। ये किसकी तरफ से ये थोड़ी डिस्टरबेंस है, वो प्लीज अपने माइक को कंट्रोल करें। मृगेश, या तो आप माइक ऑफ कर लो अगर आपकी तरफ से ये आवाज आ रही है। ठीक है। देखो इधर सुनो अभी। तो कुल मिला के इसका आंसर कितना आ गया हमारा? 3C/2। यानी कि किसी बड़े सर्किट में अगर ये लूप आता है तो मैं उसे हटा के छोटा बना सकता हूं और इस तरह से
एक कैपेसिटर लगा दो इन सब की बजाय, फिर आगे अपने सर्किट को बढ़ा सकते हैं। बताओ भाई समझ आया कि नहीं आया? ये वाला पहला मेथड, 2 टाइप्स ऑफ सिमेट्री, पहला मेथड बताया। देखो ये हमारा सॉल्यूशन है और ये जो हमने लिया है दिस इज द मेथड फर्स्ट। आप इसे अच्छे से नोट कीजिए और मैंने एरोज लगा रखे हैं कि किस तरह से कहां पहुंच रहे हैं, आप ये नोट कीजिए। हो गया? यस सर। देखो एक क्वेश्चन लेना एक तरीका है सिमेट्री को समझाने का, बिकॉज ये थ्योरी नहीं है ऐसी कि कोई लिखवाई जाए, तो इसी के थ्रू हम सीखेंगे और इसी क्वेश्चन में हम दूसरी सिमेट्री भी सीख रहे होंगे। और जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में दोनों सिमेट्री लगे, कोई भी एक सिमेट्री काम आ सकती है। आपका ये पेपर कब है? अगला टेस्ट कितनी तारीख को? 14 को। 14 मतलब एक वीक और है ना हमारे पास अभी आज के बाद। यस सर, अगले मंडे को। हाँ हाँ, तो लेकिन कैपेसिटेंस तो चलता ही रहेगा, बीच बीच में हम डिस्कशन क्लास में वो पार्ट ले लिया करेंगे जो +1 वाला है, ठीक है? ये सर अभी कितना बच रहा है? नहीं है, कैपेसिटेंस बच कुछ नहीं रहा है। देखो ये तो अभी इसमें बचा है, मुझे पोलराइजेशन पार्ट पढ़ाना है, पोलराइजेशन पार्ट अभी बचा हुआ है कैपेसिटेंस का। लेकिन ये जो सर्किट पार्ट है ये हम यहाँ भी ले सकते हैं, ये हम उसके साथ भी ले सकते हैं, रेजिस्टेंस के साथ। बट आपका अब पेपर में कोई सवाल आ जाए, आरसी सर्किट तो आएगा नहीं, आपके सिलेबस में लिखा हुआ है ना कि आरसी एक्सक्लूड करके। नहीं आ रहा। तो आर और सी का कॉम्बिनेशन अभी नहीं आ रहा, लेकिन इस तरह का केवल सी तो आ सकता है उसमें, तो इसलिए हम ये कर रहे हैं। नहीं तो यही चीजें चलो अब ये कर लोगे तो ये रेजिस्टेंस में आसान नहीं हो जाएगा आपके लिए? क्या ये कि ये सिमेट्री वहां यूज कर पाओगे? ठीक है, होस्ट को बोल दीजिए एंट्री। भाई होस्ट कौन है? सुनील सर आप होस्ट हो तो एक और एंट्री दीजिए, विनीता का मैसेज आ रहा है। और विनीता एंट्री मिले तो बताना भाई विनीता को। चलिए देखते हैं सेकंड मेथड हम स्टार्ट करें। अब हो गया ना, सभी का नोट हो गया होगा? हाँ भाई सभी का नोट हो गया? कोई लिख रहा है अभी भी? हो गया सर। ठीक है, तो हम दूसरी सिमेट्री अब लेते हैं।
सेकेंड वन, और मैं चल रहा हूं मेथड नंबर 2 पे, मेथड नंबर सेकेंड। मिरर इमेज, मान लो ऐसा, एंट्री नहीं मिली। किसको? विनीता को? किसको नहीं मिली एंट्री? विनीता को। हाँ, विनीता का मैसेज तो आ रहा है, मैं भी बीच में कहाँ फोन करूं। सुनील सर अगर सुन रहे हो तो भाई एंट्री दीजिए। कोई नहीं, वो दे देंगे, थोड़ी देर में उनका ध्यान जाएगा, वो दे देंगे एंट्री। देखिए इधर दूसरा मेथड, कई बार क्या होता है, ए बी के अबाउट तो मिरर इमेज नहीं होती, लेकिन ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट मिरर इमेज होती है। सो मिरर इमेज अबाउट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मिरर इमेज अबाउट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। हाँ जी विनीता, होगी एंट्री? ठीक है। देखिए, तो हम अभी ये सिखा रहे हैं कि पहला मेथड तो आपने भी देख ही लिया है। अब मैं दूसरा मेथड पे आता हूं। इस सवाल में तो दोनों मेथड अप्लाई हो रहे हैं, लेकिन कई बार एक ही मेथड लगता है। तो मिरर इमेज अबाउट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, मतलब ये, आप ये बताओ, ये जो एक्स वाई है, क्या एक्स वाई के अबाउट ये सर्किट ऑब्जेक्ट एंड इमेज नजर आ रहा है? अगर ये मिरर है तो एक्स वाई के अबाउट इससे फर्क नहीं पड़ रहा, इससे फर्क नहीं पड़ रहा, यहां सी है तो यहां भी सी होना चाहिए, क्योंकि इस पे तो मैंने मिरर लगा दिया। लेकिन यहां सी है तो इसकी इमेज सी है। अब अगर यहाँ 2C होता तो यहाँ 2C होना था, यहाँ 3C होता तो यहाँ 3C होना था, लेकिन वो तो चलो C है। तो ये होता है परपेंडिकुलर के अबाउट मिरर इमेज, यानी कि ये है अबाउट एक्स वाई। क्या दूसरी सिमेट्री समझ आ रही है? ठीक है, ये परफेक्ट सिमेट्री नहीं होती है, इट इज ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड एसिमेट्री। ये क्यों नहीं होती परफेक्ट सिमेट्री, इसका रीजन मैं देता हूं आपको। जैसे एक मिरर है, मिरर में अगर ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ चलता है तो इमेज भी मिरर की तरफ चलती दिखती है कि नहीं आपको, प्लेन मिरर में? यस सर। है ना? अब इसमें क्या था, जब आप ए बी के अबाउट इमेज देख रहे थे, तो अगर कोई चार्ज इधर चलता, कोई चार्ज आता, वो यूं बढ़ता दो हिस्सों में, यानी कि चार्ज इधर चल रहा है तो उसमें उधर जा रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है तो इमेज भी मिरर से दूर जा रही है। क्या थी वो परफेक्ट मिरर इमेज? यस सर। लेकिन इसमें क्या होगा, यूं आएंगे और यूं जाएंगे, करंट फ्लो, चार्ज फ्लो यूं बनेगा। अब आप इसको मिरर मानते हो तो इस लाइन में तो चार्ज इधर जा रहा है, जबकि इस लाइन में चार्ज इधर जा रहा है। अगर आप ए बी के अबाउट बैटरी लगाओगे, इस लाइन में चार्ज यूं जाके और यूं जा रहा है, तो यूं बताओ ये मिरर है, तो अगर ऑब्जेक्ट उसकी तरफ आएगा तो इमेज भी उसकी तरफ आनी चाहिए थी ना, जबकि इसमें इमेज कहां जा रही है, उससे दूर जा रही है। समझ गए ये परफेक्ट सिमेट्री क्यों नहीं है? यस सर। ठीक है। यस सर। अब तो ऐसे में फोल्ड वोल्ड नहीं करना है, ऐसे में आप ये नहीं कह सकते कि वी ए बराबर वी बी या इधर उधर कुछ भी ना, ऐसा कुछ नहीं। तो फिर इसमें फायदा क्या होता है? ऐसी सिमेट्री में फायदा ये होता है, इस तरह की सिमेट्री में, मैं ये हटाऊं क्या, एक बार ये मिटा दूं, ये लिख लिया हो तो मिटा दो। देखिए, इस तरह की सिमेट्री में फायदा क्या होता है कि जो भी, जैसा भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एट ए हुआ होगा, जैसा भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एट ए हुआ होगा, आप ये कह सकते हैं कि बिल्कुल वैसा ही कलेक्शन एट बी हुआ होगा। जब भी कभी इस तरह की सिमेट्री आए तो केवल और केवल बस एक बेनिफिट है, पता नहीं वो आगे कोई फायदा देगा कि नहीं। अगर मैं इस चीज को आगे बढ़ाऊं, मैं यहां लिखता हूं, इस चीज को अगर मैं आगे बढ़ाऊं, ये एसिमेट्री वाली बात, तो ये हमें ये बताती है कि अगर एक्स वाई के अबाउट ये मिरर इमेज आ जाए तो जैसा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एट ए होगा, बिल्कुल वैसा ही कलेक्शन ऑफ चार्ज एट बी होगा। यानी कि, और जब आप रेजिस्टेंस वाले चैप्टर में चलोगे तो वहां चार्ज की जगह करंट बोल देंगे, और कुछ नहीं, बिल्कुल सेम है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एट ए दैट इज इक्वल टू
कलेक्शन ऑफ चार्ज एट बी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एट ए इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ चार्ज एट बी। इसका क्या मतलब है? देखो ये ए है, यहां पे कोई चार्ज क्यू आया, आपने कहीं भी कोई भी बैटरी लगाई हो, सपोज बैटरी उन दो पॉइंट्स के बीच में लगानी होती है जिनके बीच आप इक्विवेलेंट निकाल रहे हो, पता है ना? ये तो बता रखा है पहले, ठीक है? यस सर। अब देखो मान लो यहाँ से क्यू चार्ज आया और यहाँ पे क्यू कलेक्ट होके जाना है। कितने रास्ते हैं क्यू के पास बटने के? यहाँ आने के बाद कितने रास्ते हैं क्यू के पास? तीन रास्ते हैं। मैं कहता हूं इस रास्ते गया Q1, इस रास्ते गया Q2 और इस रास्ते गया Q3। तो बिल्कुल वैसा ही कलेक्शन होना है। मतलब अगर उस रास्ते Q1 गया था तो उधर से वापस भी कितना आएगा? Q1। इधर से वापस भी कितना आएगा? ये वाला Q2। और नीचे वाले रास्ते से वापस भी कितना आएगा? Q3। तो पहले तो आप ये बताओ इस तरह की सिमेट्री का बेनिफिट क्या है, ये समझ आ गया? ठीक है। अब इसका फर्दर कुछ यूज है कि नहीं वो देखने के लिए हम क्या करेंगे, सर्किट पूरा करेंगे। ये एक यूं था और उधर से ये पूरा यूं था। आप यूं बताओ क्या ए का ये पाथ और बी का ये पाथ डायरेक्टली आपस में जुड़े हैं कि नहीं? क्या ए का ये जो Q1 वाला पाथ है और बी से जो Q1 वाला पाथ है, क्या ये सीधे डायरेक्टली जुड़े हैं या बीच में कोई और भी वायर आ रही है उनको जोड़ने के लिए? उनको जोड़ने के लिए तो किसी तीसरी वायर की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली अटैच है ना ये। इसका मतलब अगर Q1 इधर आया और Q1 इधर निकला तो क्या इसमें से नीचे कोई करंट गया है, कोई चार्ज गया है? जब Q1 इधर आया और Q1 ही उधर कलेक्ट हो रहा है तो क्या इसमें से नीचे कोई चार्ज गया है क्या? नहीं। समझ आ रहा है KCL? और ना ही नीचे से ऊपर कोई चार्ज आया। तो ये कनेक्शन तो कहने का कनेक्शन है, इस कनेक्शन को मैं यहां से डिस्कनेक्ट कर सकता हूं। समझ आया क्या क्या किया हमने? यस सर। ऐसे ही बीच में देखो ये Q2 इधर आ रहा है और वो Q2 आगे जा रहा है, क्या ये दोनों ब्रांचेज सीधी जुड़ी हैं क्या आपस में? यस सर। डायरेक्टली अटैच है। तो इसका मतलब ये जब Q2 आया होगा इससे निकल के और ये जब Q2 गया होगा इसमें, तो इसका भी बीच में कोई कनेक्शन नहीं है क्योंकि ये Q2 आया Q2 गया। तो इसको आप यहां से भी तोड़ दीजिए और यहां से भी तोड़ दीजिए। समझ आया? और यही सेम काम नीचे हो रहा है। Q3 वाली ब्रांच भी सीधी गई, Q3 वाली ब्रांच एक कैपेसिटर सीधी गई और ये Q3 वाली ब्रांच भी इस कैपेसिटर से सीधी इससे जुड़ी है। तो ये Q3 इधर से इधर निकल गया, यानी कि बीच वाले से इसका भी कोई कनेक्शन नहीं है। क्या ये समझ आया क्या किया हमने? यस सर। तो क्या बीच के दो कैपेसिटर किसी काम के हैं क्या इस तरह की सिमेट्री को देखते हुए? नो। उनमें कोई चार्ज फ्लो ही नहीं कर रहे। तो आप इस सर्किट को ऐसा बना सकते हैं। इसका मतलब बीच वाले रिमूव होते ही ये सर्किट क्या बना बताओ? सर हाँ अगर यहाँ पे C और नीचे 2C होता तो पोटेंशियल वाई पे डिफरेंट होता, X से तो चार्ज तो होता फ्लो। दोबारा बोलो एक मिनट। यहाँ C के बाद यानी लेफ्ट में और थोड़ी इधर ये हाँ यहाँ से और इसके नीचे यहाँ 2C होता। अच्छा। और फिर तो X और Y में पोटेंशियल अलग अलग होता तो चार्ज फ्लो नहीं होता यहाँ X Y में। अगर यहाँ C और यहाँ 2C होता, ठीक है, फिर मैं कौन सी सिमेट्री का यूज करवा रहे हो आप? सिमेट्री नहीं होती सर। फिर वो सिमेट्री नहीं रह पाती ना वहां। फिर आप ये कह रहे हो कि यहाँ भी C और यहाँ भी 2C। XY के अबाउट तो होती है। हाँ अच्छा, यहाँ 2C होता और यहाँ भी 2C होता, ये कहना चाह रहे हो ना? हाँ। मैं आता हूँ, एक बार मैं इसे कंप्लीट कर दूं उसके बाद मैं करवाता हूँ ये, ठीक है? एक बार हम ये कंप्लीट कर देते हैं। तो ये बताओ, ये C और C रिमूव हो गए तो ये क्या बना? ऊपर बना C एंड C, फिर ये बीच में भी बना
सी एंड सी, और एक ये नीचे भी बना सी एंड सी। हाँ भाई बताओ, समझ आया? ये दोनों ऊपर वाले सीरीज में, तो सी और सी का क्या होगा सीरीज में? सी बाई टू। तो मेरे पास तीन रास्ते हो गए, एक सी बाई टू, दूसरा सी बाई टू और तीसरा सी बाई टू। सी बाई टू, सी बाई टू, सी बाई टू, और वो तीनों किस में हो गए? पैरेलल में। तो C इक्विवेलेंट कितना निकल के आ गया? 3C बाई 2। आप बताओ क्या ये वाली सिमेट्री समझ आई क्या? ये वाली सिमेट्री कैसे यूज करना था? ठीक है, और आंसर सेम आ गया। पिछली बार भी 3C बाई 2 आया था, इस बार भी 3C बाई 2। आप ये भी नोट कीजिए। इसमें कोई डाउट हो तो किसी को पूछ सकता है, नहीं तो आप ये नोट कीजिए आराम से। तो हम सिंपल पॉइंट डालते हुए कर सकते हैं क्या? एक मिनट अभी सुनता हूँ आपकी बात, अभी सुनता हूँ प्लीज। मैं एक बार ये डाल दूंगा आपको उसमें। हाँ अब बोलो, क्या कह रहे हो? तो जैसे आपने पहले जो इक्विवेलेंट निकालना बताया था, प्लेट पे मतलब पॉइंट डाल के निकाल सकते हैं। पॉइंट्स डाल के फायदा तब होता है जब कोई दो पैरेलल में मिले। पॉइंट्स डालने का फायदा कब होता है? जब कोई दो पैरेलल में नजर आए। ये इस तरह का सर्किट था कि पॉइंट इतने ज्यादा हो जाएंगे कि कोई दो पैरेलल में बन ही नहीं पाएंगे। जब तक हम ये रिमूव ना करें कोई पैरेलल सीरीज बन ही नहीं पाएगा। ठीक है, ठीक। हो गया? चलो भाई मिटा दूं क्या, बताओ इस पार्ट को? मिटा दो। ठीक है, मिटा दो। अब देखो ये जिस तरह से ये पूछ रहे हैं, अंकित का सवाल था कि यहाँ 2C कर दीजिए और यहाँ भी 2C कर दीजिए। और भी कोई चेंज करना है तो बताओ अभी अंकित। इसको भी कर दूं 2C, ये 3 कर दो इसको। क्या करूं इसको? 3C। लो ये आपने किया 3C। सपोज ये आपका सर्किट आ गया और अब आपको AB के अबाउट C इक्विवेलेंट निकालना है। पहली बात, क्या AB के अबाउट मिरर इमेज है क्या? ये नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये नहीं। C की इमेज 2C ना, C का 3C ना, बिल्कुल नहीं है। तो ये AB के अबाउट तो मिरर इमेज है ही नहीं। इसका मतलब हम इसे फोल्ड नहीं कर पाएंगे। हम इसे फोल्ड नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब X और Y का पोटेंशियल डिफरेंट होगा। समझ गए हो ना? X और Y का जो पोटेंशियल है वो डिफरेंट होगा। ठीक है, अब बात आती है क्या ये AB के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट मिरर इमेज है?
C की इमेज C, अगेन C की इमेज C और 2C की इमेज 2C। तो इसके अबाउट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अगर इसके अबाउट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो इट मींस ये Q1, ये Q2, ये Q3। तो ऐसे ही मैंने किया कलेक्शन Q1, Q2 एंड Q3। ये आपका हो गया कलेक्शन, ठीक है। जैसा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वैसा ही कलेक्शन हो गया। अब ये Q1 और ये Q1 डायरेक्टली ज्वाइन है आपस में, ठीक है, हमने इसको रिमूव किया। ये Q2 डायरेक्टली ज्वाइन है, इसको रिमूव किया। ये Q3 डायरेक्टली ज्वाइन है, इसको रिमूव किया। अब प्रॉब्लम जहां है ये आप कह रहे थे कि X और Y तो सेम पोटेंशियल पे है नहीं, X और Y तो सेम पोटेंशियल पे है नहीं, ठीक है। इसका मतलब या तो इस पे चार्ज 0 होगा या इस पे चार्ज 0 होगा, क्योंकि चार्ज 0 किस पे होता है? चार्ज 0 किस पे होता है? जिसके पास पोटेंशियल डिफरेंस, भाई चार्ज 0 किस पे होता है? जिसके पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो? 0। अगर मान लो Vx बराबर Vo है तो Vy बराबर Vo नहीं हो पाएगा, क्योंकि Vx और Vy तो सेम पोटेंशियल पे है नहीं। अगर Vx बराबर Vo है तो इट कैन बी रिमूव्ड, लेकिन फिर तो इस पे कुछ ना कुछ चार्ज होना चाहिए, ठीक है। इनका सवाल तो काफी सही है। ये क्वेश्चन समझ आ रहे हैं क्या बन गया ये? और अगर आपने इनको इस तरह से रिमूव किया, तो C और C 2C, C/2 एंड C और C प्लस C/2 प्लस C/2, यानी कि आप तो इसका आंसर दे ही रहे हैं। आंसर तो कितना आ जाएगा? हमारा जो एसिमेट्री वाला मेथड उससे आंसर कितना आ गया? 2C। एसिमेट्री से 2C आंसर कैसे आया, समझ आ गया क्या? वैसे अभी उसको हम चेक करते हैं। यस सर। C और C का C/2, C और C का C/2 और 2C और 2C का C, तो उससे ये हो गया। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि हमने इनको रिमूव किया, तो मतलब ना तो इस कैपेसिटर पे कोई चार्ज आ रहा है, ना इस कैपेसिटर पे कोई चार्ज आ रहा है, मतलब ना इसके पास कोई पोटेंशियल डिफरेंस है ना इसके पास। अगर यहाँ और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो Vx शुड बी इक्वल टू Vo, और यहाँ नहीं है तो Vo शुड बी इक्वल टू Vy। और इन दोनों को देखते हैं तो हमें लगता है कि Vx शुड बी इक्वल टू Vy, लेकिन इसमें परफेक्ट सिमेट्री तो है नहीं, तो Vx और Vy को कह पाना बराबर वो भी इतना ठीक नहीं है। एक मिनट, क्या इसमें Vx और Vy बराबर हैं क्या? अभी बताता हूं आपको, एक सेकेंड। ये यहाँ पे कोई चार्ज आएगा Q, वो बटना है आगे C और 2C, 3 रास्तों में बटना है। रास्तों में बटना है। अगर हम का यूज करें इसमें, तो इसको देखो, यहां सुनो, यहां पे क्या होगा मैं आपको बताता हूं। बाई एसिमेट्री आपका आंसर कितना आ गया? क्लियर है? ये तो एसिमेट्री से आंसर, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। एक बार आप इसे फोल्ड कीजिए, मान लो x और y सेम पोटेंशियल पे हैं। क्यों है वो इस रीजन से मैं बता रहा हूं अभी। फोल्ड करते ही ये 2C और C पैरेलल में ऊपर कितना बना? 2C और C, 3C, इधर 2C और C, इधर भी 2C और C, कितना हो गया? 3C। अक्षय यार ये कंट्रोल करो थोड़ा इसे। ये आपका है C, ये आपका C है, मैं सीधा लिखता हूं, और ये वाला भी आपका C ही बन रहा है, इसे भी मैं सीधा ही लिख रहा हूं, ठीक है। और ये 3C बीच में जाके ये बना देगा 4C। ये आपका पॉइंट A और ये पॉइंट B, ये हो। मैंने पिछली बार बताया था इसको हम नीचे खींच सकते हैं। यस सर।
इसको हमने नीचे खींचा तो एक ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाएगा और आमने सामने का प्रोडक्ट सेम आ रहा है, आमने सामने का प्रोडक्ट सेम आ रहा है, तो बीच वाला रिमूव किया तो ये बना ऊपर 3C और ये भी 3C, 3C एंड 3C, नीचे 2C हो जाएगा इससे, C एंड C, 3C और 3C का कितना होगा 3C/2, 1.5C, 6C कैसे होगा सीरीज में, 1.5, और ये C/2 हो गया, और ये दोनों पैरेलल में दोनों जुड़ेंगे तो 3C/2 प्लस C/2 कितना हो गया 2C, 2C। तो यहां से भी ये परफेक्ट आंसर आ रहा है आपका 2C। एक्चुअली इसमें क्या है, इस सर्किट में क्या होगा सुनो, ये क्यों ये बराबर हुए हैं, आपने एसिमेट्री देखा, एसिमेट्री से गायब हो रहे थे, इतना समझ आ रहा है। और तो सर जब मेरा गायब किए कैसे, जब पोटेंशियल सेम नहीं है। नहीं, मैं वही तो आपको समझा रहा हूं, यहां सिमेट्री दिख नहीं रही थी हमें, तो हम ये जज नहीं कर पा रहे थे कि पोटेंशियल सेम है। सिमेट्री दिख जाती तो क्या डायरेक्टली नहीं बोल देते कि पोटेंशियल सेम है, सिमेट्री दिख जाती है तो क्यों डायरेक्टली बोल देते हैं, जितना चार्ज इधर जाएगा उतना ही उधर जाएगा, और Q/C डिफरेंस सेम होने की वजह से, मान लो ये पोटेंशियल A का है, Q/C का डिफरेंस इधर, Q/C का इधर, तो क्या ऊपर और नीचे का पोटेंशियल सेम हो गया था कि नहीं भाई। A का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, 2 वोल्ट का डिफरेंस ऊपर, 2 वोल्ट का नीचे, तो 8 वोल्ट पे ऊपर वाला हो गया और 8 पे नीचे, तो इसलिए वो सेम पोटेंशियल हो गए थे। यस सर। तो अगर सिमेट्री है तो डायरेक्ट दिख जाता है, लेकिन अगर एसिमेट्री से ये गायब हो रहा है, इसका मतलब VO बराबर VX है और इसका भी मतलब VO बराबर VY है, तो इन दोनों से मुझे पता लग रहा है VX बराबर VY है। पहले तो ये बताओ, एसिमेट्री से मैंने इसका अंदाजा लगाया, एक बार ये बताओ मुझे, क्या आपको एसिमेट्री के इन 2 पॉइंट से इसका अंदाजा लगा, और इसका आइडिया लगते ही X एंड Y सेम पोटेंशियल पे होते ही हमें पता लगा कि वी कैन फोल्ड द सर्किट ऑल्दो द परफेक्ट सिमेट्री इज नॉट एज इट इज विजिबल, लेकिन एसिमेट्री से मुझे पता लगा कि VX और VY सिमेट्रिक हैं, पोटेंशियल है, तो हम उसे फोल्ड कर सकते हैं। और आपने फोल्ड करके देखा क्या सेम आंसर आ रहा है कि नहीं, फोल्ड करने से सही पता कैसे चला X और Y सेम पोटेंशियल के दौरान, यहाँ से पता लगा ना, एसिमेट्री से मुझे ये पता लगा कि ये रिमूव हो रहा है एसिमेट्री से। क्या इस क्वेश्चन में एसिमेट्री थी कि नहीं ये बताओ। ठीक, देखो सभी बच्चे एक बार ध्यान से समझना इस सवाल को, इन्होंने एक अच्छा सवाल पूछा था और उससे उसी चीज को मैं समझा रहा हूं कि हो सकता है किसी सवाल में दोनों सिमेट्री आपको नजर ना आए, इसीलिए हमने 2 सीखी है कि एक भी नजर आ गई तो उससे काम चल जाएगा। मैं एक बार दोबारा से बना के आपको सिखाता हूं, याद रखो C C C C C 2C 3C 2C, एक बार देखना है, एक बार ये पॉइंट ही समझ लो। क्वेश्चन हम उन मेथड से नहीं कर सकते जो इससे पहले सीखे हैं। कौन से मेथड, कौन से, वो सेम पोटेंशियल पे देख के फिर सीरीज और तो पैरेलल मैं वही सेम पोटेंशियल ही तो देखना सिखा रहा हूं। अगर आप पॉइंट्स के नाम देंगे ना, अगर आप पॉइंट्स के नाम देके करेंगे तो कभी भी ये सीरीज और पैरेलल आप आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाओगे। लो इस सवाल को, ये जो अंकित वाला सवाल है, इसको थोड़ा सा और एनालाइज करते हैं ध्यान से। अभी देखिए आप इधर ध्यान दीजिए, पहले तो वो सर्किट बनाओ अच्छे से। आपका ये है पॉइंट A, आपका ये है पॉइंट B। इस लाइन में हमने क्या लिए थे भाई, C और C। अच्छा ऊपर क्या लिए थे, ये दोनों भी C थे शायद, C ये भी शायद C ही लिया था हमने अभी। हाँ, यहाँ कुछ बदलाव किए थे। ये कितना लिया 2C, ये वाला 2C, और ये वाला 3C। अब देखिए इस सवाल को अच्छे से समझ लीजिए आप। सबसे पहला मेथड, मैं पॉइंट्स के नाम देके आगे बढ़ना चाहूँ, जो आप कहते हैं हमारे पुराने मेथड। ये A है, ये B है, बीच वाले को मैंने O बोल दिया, पॉइंट O, इसको X बोल दिया, इसको Y बोल दिया। अब बताओ, पहले जो अपने मेथड होते थे उनमें ना कोई पैरेलल में बन जाया करते थे और सर्किट छोटा हुआ करता था। यहां बताओ कोई भी 2 कैपेसिटर ऐसे हैं क्या जिनके टर्मिनल्स
ए और बी या ए और ए मतलब इस तरह से सेम आ गए हो, बताओ कोई भी दो। मैं कह रहा हूं जब आप टर्मिनल्स के नाम दे चुके होते थे तो हम यूं छांटते थे कि क्या पता एक्स और ओ के बीच में दो मिल जाए तो हम उन्हें पैरेलल में कर देंगे। क्या पता वाई और बी के बीच में दो मिल जाए, हम उन्हें पैरेलल में कर देंगे। तो आप बताओ यहाँ कोई भी दो कैपेसिटर ऐसे हैं क्या जो सेम नेम्स के बीच में आ रहे हैं? कोई भी दो नहीं है, कोई दो नहीं है। अच्छा, फिर सीरीज ऐसे छांटते थे, एक से दूसरे की तरफ चल के जाएं, एक से दूसरे की तरफ चल के जाएं तो बीच में ब्रांच ना हो। कहीं निकल लो बीच में ब्रांच है। तो क्या कोई दो सीरीज में है? नहीं। तो पुराना सीरीज और पैरेलल वाला ये सर्किट नहीं है। तीसरी बात, ये व्हीटस्टोन ब्रिज भी नहीं है। टर्मिनल कितने हो गए यहां? 5 टर्मिनल, 5 दिख रहे हैं, 5। तो व्हीटस्टोन ब्रिज भी नहीं बन पा रहा है। ये मैंने आज समझाया अभी, ठीक है। तो ऐसे केस में हमें थोड़ा सिमेट्री आर्गुमेंट्स की तरफ जाना होता है। अब मैं आपके लिए पहले यूज कर रहा हूं अपना पहला मेथड। क्या एबी लाइन के अबाउट सिमेट्री है क्या इस सर्किट में? नहीं है। तो देखो ध्यान से सुनो, इसका सॉल्यूशन हमने स्टार्ट किया था इस तरह से। तो नो सिमेट्री अबाउट एबी के अबाउट कोई सिमेट्री नहीं है। इसका मतलब वी कैन नॉट डायरेक्टली फोल्ड द सर्किट, that is we cannot say that Vx is equal to Vy। हमें यहां से नजर नहीं आ रहा है, although they may be equal, हमें नहीं पता, लेकिन मैं श्योर नहीं हूं यहां से वो इक्वल हो भी सकते हैं नहीं भी, लेकिन आप उससे डायरेक्ट फोल्ड नहीं करेंगे। पिछले केस में क्या था, जब ये सी था ये भी सी था तो आपने फोल्ड किया था, डायरेक्ट किया था ना? यस सर। क्यों किया था? सुनो, उसमें इतना परफेक्ट काम होता है कि अगर इधर Q/3 मान लो 3 एक जैसे पाथ हैं तो Q/3 इधर गया, सपोज Q/3 इधर गया, तो यहां पोटेंशियल डिफरेंस होगा प्लस माइनस Q/3C, यहां होगा प्लस माइनस Q/3C। तो जितना A से कम होके पोटेंशियल यहां का बनेगा उतना ही A से कम होके यहां का बनेगा। तो क्या Vx और Vy सेम हो गया कि नहीं? डायरेक्ट है, आया कि नहीं आया समझ में? पिछले केस की बात कर रहा हूं, पिछले केस की। जैसे यहाँ का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, 2 वोल्ट कम होना है, तो यहाँ भी 8 यहाँ भी 8, तो हम डायरेक्टली फोल्ड कर देते थे। लेकिन अब आप दूसरी सिमेट्री चेक कीजिए, अब आप इसमें दूसरी सिमेट्री चेक कीजिए, सिमेट्री अबाउट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर XY। क्या XY के अबाउट ये सिमेट्रिक है कि नहीं? बताओ, XY के अबाउट मिरर इमेज नजर आ रहा है? देखो C की इमेज C, इस C की इमेज C और इस 2C की इमेज 2C, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इस पे क्या है। बताओ XY के अबाउट सिमेट्री समझ आ गई क्या? इसका ये मतलब है, XY के अबाउट सिमेट्री का ये मतलब है कि जैसा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एट A होगा, जैसा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एट A होगा, उसमें भी मुझे नहीं पता कितना कितना किधर जाना है। मैंने माना यहाँ Q1 गया, यहाँ Q2 गया और यहाँ Q3 गया, बिल्कुल वैसा ही एंड में आप कलेक्शन करेंगे। एंड में बिल्कुल वैसा ही आप एंड में कलेक्शन करेंगे, मतलब इधर से Q1, इधर से Q2 और इधर से Q3। ये आपका B, ये A, ये X, ये Y और ये O। एक बार बताओ, ये एसिमेट्री वाला पॉइंट आ गया समझ? क्या बनाया हमने? हाँ जी भाई, क्लियर है क्या एसिमेट्री वाला पॉइंट? यस। अब देखो, अब जो चीज वहां से नहीं हो पा रही थी वो यहां से कैसे बनेगी, उस चीज को हम समझते हैं। क्या ये Q और ये Q डायरेक्टली जुड़े हैं क्या? ये Q1 और ये Q1 ऊपर वाले दोनों डायरेक्टली जुड़े हैं, तो मतलब इस हाँ, इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि जो Q1 गया है ये इसमें से थोड़ा डिवाइड हो गया, थोड़ा C के थ्रू O के थ्रू होके जाए?
तो अगर थोड़ा नीचे चला जाता तो फिर ये इसमें Q1 पूरा रह ही नहीं पाता। हाँ फिर कैसे, यही तो हम कह रहे हैं ना, इसमें Q1 आया और पूरा Q1 आगे गया, इसका मतलब क्या इस Q1 का कोई पार्ट नीचे गया है या फिर नीचे से कोई पार्ट ऊपर आया है? नहीं। अगर Q1 का थोड़ा भी पार्ट नीचे चला गया होता तो ये Q1 नहीं होता, और अगर नीचे से थोड़ा भी पार्ट ऊपर आ गया होता तो ये ज्यादा मिलता। अब ये दोनों बराबर, इसका मतलब नीचे वाली वायर से इसका कोई कनेक्शन नहीं है, तो आप इस पॉइंट को हटा सकते हैं। क्या समझ आया क्या? यस। सिमिलरली ये Q2 आया और Q2 सीधा गया, ये कनेक्शन भी हटेगा, ये कनेक्शन भी हटेगा, और यही काम यहां है, ये कनेक्शन भी हटेगा। बताओ ये आया समझ यहां तक? ठीक है। अब सुनो, ये C हटने का मतलब है कि C के पास कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं था, इसके इर्द गिर्द X और O हैं, तो उन दोनों का पोटेंशियल सेम था, तो Vx बराबर VO। इसके भी इर्द गिर्द इन दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो VO बराबर Vy। अब आप इक्वेशन 1 और 2 को देख के बताओ, क्या Vx और Vy बराबर हैं कि नहीं 1 और 2 से? बताओ, है ना? इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से दैट Vx इज इक्वल टू Vy। तो पहले तो मैं एक बार एसिमेट्री का तरीका जो था उससे फटाफट दिखाऊं आपको। रिमूव होते ही ऊपर C और C का कितना सीरीज में, गलती से 2C मत कर देना। समझ आया क्या? अरे भाई बोलो, हो गया होगा ये तो। और ये तीनों पैरेलल में तो जुड़ जाने हैं, तो VAB यहां से इस मेथड से तो कितना आया 3C/2। लेकिन ये हमें एक नया आइडिया दे रहे हैं, ये हमें एक नया आइडिया दे रहे हैं कि यहां से मैं डायरेक्टली नहीं बोल पा रहा था, लेकिन यहां से मुझे पता लग रहा है कि वी कैन फोल्ड द सर्किट, क्योंकि X और Y दोनों का पोटेंशियल क्या है, X और Y। हाँ, ये कैसे सेम हुआ होगा ये तो हमें इस आर्गुमेंट से दिख गया, लेकिन अब ये सेम होने का मतलब है कि चार्ज कुछ इस तरह से बटा होगा, चार्ज कुछ इस तरह से बटा होगा। देखिए क्यों सेम हुआ होगा, मैं आपको बताता हूं। चार्ज कुछ इस तरह से बटा होगा कि अगर इधर Q चार्ज गया है तो इधर 2Q गया होगा, पक्का। अब अगर इधर Q गया है तो ये प्लस ये माइनस, पोटेंशियल डिफरेंस कितना Q/C। इधर बताओ, ये प्लस ये माइनस, पोटेंशियल डिफरेंस कितना Q/C। मतलब जितना पोटेंशियल डिफरेंस इसके पास बना होगा उतना ही इसके पास। तो A से 2 कम करोगे ये आएगा, तो 2 ही कम करोगे ये आएगा, तो 10 से 2 8, 10 से 2 8। क्या वही बात समझ आ गई क्या आपको? यस सर। ये चीज जो हमें डायरेक्टली विजुअलाइज नहीं हो रही थी वो वहां से विजुअलाइज हुई, और फोल्ड करते ही हमने अभी देखा था, मैं एक बार फिर दोबारा से कर रहा हूं। ये सीधा C था, इससे आगे ये भी C था, ये ऊपर जाएगा 2C और C, 2C और C कितना बना पैरेलल, समझ गए हो ना 3C। इधर भी 2C और C 3C, और बीच में बताओ एक बार देख के, 3C एंड C बीच में कितना 4C। अब इसको थोड़ा नीचे खींच दो, पिछली बार की तरह इस O पॉइंट को थोड़ा नीचे खींच दो, ये X और Y हैं, तो क्या ये बैलेंस्ड है कि नहीं? हमें बताओ, ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज नजर आ गया पिछले बार जैसा सेम? यस सर। तो बीच वाला रिमूव हो जाएगा, बीच वाला रिमूव होते ऊपर 3C और 3C का कितना सीरीज 3C और 3C का, अरे बोलो जल्दी बोला करो। 1.5 3/2C, और C और C का सीरीज में C/2, और ये दोनों पैरेलल में, तो यहां से ये VAB लिख दिया मैंने, ये CAB था, C इक्विवेलेंट बिटवीन AB एंड C इक्विवेलेंट। ये फिर से जुड़ेंगे तो 3C/2 प्लस C/2 4C/2, तो यहां से भी कितना आ गया 4C/2 2C। ये क्या लिखा है, ये क्या था लास्ट में गलती है। इसमें क्या हुआ था, C और C का C/2 और 2C और 2C का ये कितना होना था C होना था इधर। तो C इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B जब इधर करोगे तो तीनों जुड़ेंगे, तो जुड़ के ये भी कितना आएगा 2C।
2c। अंकित आपने एक अच्छा सवाल पूछा था, लेकिन मुझे लगता है अब चीजें बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि क्या बताया है इस यस में। सर। ठीक है, तो भाई आप इसको, हाँ जी बोलिए। तो जैसे इसमें तो एक्स वाई के लॉन्ग सिमेट्री थी, बट अगर एक्स वाई के लॉन्ग डिफरेंस ना हो तो देखो अगर कुछ भी ना हो ना, कुछ भी ना हो तो वो सवाल नहीं आएगा, बिकॉज उसमें फिर एक बड़ा मेथड होता है, केवीएल लगाओ, केवीएल लगाओ और इस पूरे को इतनी इक्वेशन सोल्व करनी पड़ेंगी। जैसे मैं केवीएल से कैसे कराऊं, चलूं अभी इसके बाद आप ये नोट कर दें तो इसके बाद मैं करवाता हूं एक ऐसा भी एग्जांपल जिसमें केवीएल लगा के भी मुझे आगे देखना पड़ेगा। 1 मिनट। ठीक है, कीजिए, नोट कीजिए पहले आप लोग। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लेना, नहीं तो आप लोग इसे फटाफट से नोट कीजिए। हो गया नो? हो गया, सभी का हो गया? यस सर। ठीक है, आज वो बच्चा क्लास में हो क्या, दूसरा जो हर्षित कल आए थे वो? नहीं, देखो ये जो पूछना चाह रहे हैं कि अगर कुछ भी ना दिखे तो क्या करना है, कहीं कुछ भी समझ ना आए, तो भाई एक ही तरीका होता है कि जिन दो पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट पूछा है, बैटरी लगाओ, बैटरी से कितना चार्ज निकला है, केवीएल वगैरह लगा के उधर 3-4 लूप बना के वो क्यों निकाल लो, उसकी बजाय आप एक अकेला कैपेसिटर लो, उसमें भी वही बैटरी लगाओ और उतना ही चार्ज उससे फ्लो करवा दो, तो उससे कंपेयर करके आप सी इक्विवेलेंट निकालेंगे। ये चीज मैं अभी एक जगह इसमें यूज करके दिखाऊंगा। मैं आपको यहाँ पे सिमेट्री आर्गुमेंट्स को ही आगे बढ़ाते हैं। क्यूब हैविंग, क्यूब में बताओ कितनी साइड होती हैं, क्यूब में एजेस कितनी होती हैं? अरे बोलो। 12। क्यूब हैविंग 12 edges, each of capacitance C। मान लो एक सीवी का क्वेश्चन है ना? हाँ उस पे आ रहे हैं, लेकिन वो क्वेश्चन है, ठीक है, मैं आपको एक रिजल्ट बता रहा हूँ, फिर हम वो करेंगे आगे ना। एक क्यूब है, उसमें 12 एजेस है, मतलब उसमें 12 कैपेसिटर हैं। क्लियर है? अब सबसे पहली बात, रिजल्ट क्या है उस पे आप सुनिए ध्यान से। पहला रिजल्ट, सी इक्विवेलेंट अक्रॉस बॉडी डायगोनल, कि अगर उस क्यूब के बॉडी डायगोनल के जो 2 पॉइंट्स होंगे उनके पास में बैटरी लगा दूं, तो उसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो होगा 12C/10। दूसरा रिजल्ट, सी इक्विवेलेंट अक्रॉस फेस डायगोनल, अगर फेस डायगोनल दिया जाए उसके अक्रॉस 12C/9। तीसरा रिजल्ट, सी इक्विवेलेंट अक्रॉस कोई भी एक एज,
तो दैट इज 12C/7। सबसे पहली बात तो भाई ये 3 रिजल्ट्स आपको याद रखने ही रखने हैं। क्यों याद रखने हैं? एक एग्जांपल, छोटा सा मैं एग्जांपल लूं, उसके बाद हम इनके प्रूफ पे आएंगे। मान लो कभी ऐसा कोई सवाल आ जाए कि ये क्यूब है, और हर एक एज की कैपेसिटेंस आपको दे दी C0, C0 भी छोड़ो, वैल्यू दे रखी है 2 माइक्रोफैराड, ये आपको वैल्यू दे दी, ठीक है। ये एक टर्मिनल है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये। इसको नाम दिया X, Y, Z और ये आपका है W। इस तरह से दे दिया। सबसे पहली बात आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूं यहां से डायरेक्ट, आपको एक बैटरी कनेक्ट करनी है, एक बैटरी आपको कनेक्ट करनी है 630 वोल्ट की, 630 वोल्ट की आपको बैटरी कनेक्ट करनी है। आपको चार्ज फ्लोन बताना है कितना होगा, बैटरी में से कितना चार्ज निकल के आया होगा ये बताना है। पहला पार्ट, बैटरी कनेक्ट की है बिटवीन Y एंड X। सेकेंड पार्ट, बिटवीन Y एंड Z। थर्ड पार्ट, बिटवीन Y एंड W। क्या ये समझ आ रहा है न्यूमेरिकल? यस सर। देखो, मान लो आपने फर्स्ट पार्ट लिया, X और Y के बीच में बैटरी लगाई। वैसे तो बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा, ये तो कुछ काम के ही नहीं है, ये तो खुले पड़े हैं ऐसे, बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा। लेकिन मेरे पास एक रिजल्ट है, X और Y इसकी एज है, दिख रहा है हमें, इसकी एक एज है, और एक एज के अक्रॉस C इक्विवेलेंट का क्या फॉर्मूला है? एज के अक्रॉस 12C/7। C कितना है? एक एज का C। सर हाँ, फर्स्ट का 2.16 into 10⁻³ कूलम। देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं पहले भाई। Y और X के बीच में अगर आप C इक्विवेलेंट निकालोगे तो कितना आ रहा है? 12C/7। तो 12/7 into 2 कितना आ रहा है? 24/7। और Q बराबर CV, तो चार्ज फ्लोन बता दो, CV, C into V करोगे, C into V 7 9 63। समझ रहे हो ना कैसे निकाल रहे हैं? 90 को 24 से मल्टीप्लाई करना है। 9 0 9 4 36, 9 2 18 और 3 21, 2160 माइक्रो कूलम। आप बताइए क्या फर्स्ट पार्ट समझ आया क्या? समझ आ गया डायरेक्ट ये कैसे काम आएंगे हमारे रिजल्ट, किस तरह से काम आ सकते हैं, ठीक है। दूसरे में बताओ Y और Z क्या है इसका? अगर मैं फेस डायग्राम, अगर मैं यहाँ बैटरी लगाऊं, इनको छोड़ दो, यहाँ बैटरी लगाऊं तो चार्ज बट आके आएगा, लेकिन मुझे नहीं बांटना, मुझे तो इनको डिवाइड कर देना है। इसकी जगह 1 लगा दो, 12C/9। तो इस बार जो C इक्विवेलेंट बनेगा, C इक्विवेलेंट 12 into C2 24/9। और यहां से जो चार्ज फ्लोन होगा C into V, तो V से 9 7 63 70, 7 से गुना करना होगा। 0 7 4 28, 7 2 14 और 2 16। ये आ रहा है ना 1680 माइक्रो कूलम। यस सर। ये आपका आ गया सेकंड वाला पार्ट। अब आप कर लो थर्ड वाला पार्ट। पहले तो बताओ इसका C इक्विवेलेंट कितना थर्ड पार्ट के लिए। इस बार Y एंड W क्या बन गया इसका? बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल के अबाउट देखो, मैं आपको एक और बताता हूँ, बुक्स में कट के मिलते हैं फॉर्मूले। ये 4 से कट रहा है ना, 3 से कट रहा है, 4/3 समझ रहे हो, ये 6/5 समझ गए हो। लेकिन वो याद तो नहीं होते,
कोई 4/3, कोई 6/5। क्या अब ये याद रखना आसान है कि नहीं? इस तरह से भाई क्यूब में कितनी, यस सर, क्यूब में 12 एज होती हैं, तो 12C 12C 12C। सबसे बड़ा बॉडी डायगोनल है तो डिवाइड बाई 10 बड़ा, उससे छोटा फेस डायगोनल है तो डिवाइड बाई थोड़ा छोटा 9, सबसे छोटा एज है तो एज के लिए 7। याद हो जाएगा हमें ये, तो है ना। अब मैं सी इक्विवेलेंट लिखूं ये आखिरी बॉडी डायगोनल में 12C/10, तो 12 इंटू 2 24, 24/10 यानी कि 12/5। 24/10 ही पड़ा रहने दो, कैसे भी करो। 24/10 माइक्रो फेराड। तो अब आप बताओ यहां से चार्ज फ्लो कितना आ रहा है, आपने कर लिया होगा कैलकुलेट, इंटू 630 10 15 12 63 इंटू 24, बोलना कितना आ रहा है? 1512 1512 माइक्रोकूलम। यस सर। ठीक है, 1512 माइक्रोकूलम। तो सबसे पहले तो आप ये चीज नोट कीजिए, ये चीज नोट कीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अभी भाई थोड़ा टाइम लगेगा, तो टाइम लगेगा 10 मिनट। हो गया नोट। ठीक है, देखो ये रिजल्ट वैसे बड़े काम के होते हैं, इस तरह के रिजल्ट्स, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में फटाफट हमारे आंसर दिलवाते, नहीं तो हम उन्हीं को सोल्व करने में लगे रहें कि भाई कैसे आया होगा। अच्छा, एचसीवी में क्या ये तीनों पार्ट है क्या? एक ही था शायद, एक ही था, कोई नहीं। बॉडी डायगोनल वाला। तो ठीक है, हम एक एक करके इनको स्टार्ट करते हैं। करें प्रूफ की तरफ चलें, कैसे यूज करना है। मैं एक करवाऊंगा, चलो आज एक करवाऊंगा, इतना ही समय है बॉडी डायगोनल, बाकी दो आप ट्राई करेंगे। मिटा दो क्या भाई, हो गया ना नोट ये? यस। चलिए पहले वाला प्रूफ करते हैं हम, बॉडी डायगोनल वाला प्रूफ। और आप इसमें ये भी देखो कि सारा सीरीज पैरेलल नहीं बनता है, तो कैसे केवीएल लगा के बात बनाई जाती है, वो बात भी समझ आएगी बॉडी डायगोनल के प्रूफ में। ठीक है, पहले का प्रूफ लेते हैं। अच्छा, आज वाली क्लास कुछ समझ आ रही है? लॉजिक ज्यादा है आज की क्लास में, सर्किट पार्ट ज्यादा चल रहा है ना। देखो, और मैंने कहा भी हमारा एक पोलराइजेशन वाला पूरा पार्ट बचा हुआ है जो हम नेक्स्ट वीक पढ़ रहे होंगे, इसमें कैपेसिटेंस में। बॉडी डायगोनल आपने बनाया तो उसके लिए एक क्यूब बनाते हैं हम पहले। ये आपने एक क्यूब बनाया, हाँ जी हवा लेने आए हो, ठीक है। पहले हमारे घर वाले इस कमरे में घुसते भी नहीं थे, अब बीच बीच में ठंडक लेने के लिए इधर आ जाते हैं। देखो मान लो वो कौन से दो थे, एक तो वाई बोला था हमने, और एक को क्या बोला था इधर वाले को, एंड वाले को डब्लू। मान लो ये दो हैं, आपको इनके क्रॉस ये चाहिए कि सी इक्विवेलेंट कितना है, तो आपने 12 कैपेसिटर लगा दिए। मुझे ये तो बनाना पड़ेगा भाई, मैं तो मिटा के बना सकता हूं, आप देख लेना कैसे करोगे।
हो गया क्या 12 हो गए ना सारे, सबकी वैल्यू सी है। पीछे वाले को नहीं बनाया, एक रह गया, एक कौन सा रह गया, पीछे वाला। पीछे वाले फेस के लेफ्ट। ठीक है हो गया अब हो गए 12। ठीक है अब देखो कुछ भी आपको ना नजर आए तो y और w के बीच में एक बैटरी लगा दो। मैं उस सवाल का भी जवाब दे रहा हूं जो पूछा था कि नहीं हो तो क्या करें। एक बैटरी आपने लगाई और सपोज ये बैटरी V वोल्ट की है और इसमें से Q चार्ज मिलके इस अरेंजमेंट ने फ्लो करवाया। इसकी बजाय अगर मैं इन्हीं y और w के बीच में एक अकेला कैपेसिटर लगाता, एक अकेला कैपेसिटर जिसको मैं कह रहा हूं C इक्विवेलेंट बॉडी डायगोनल का, और यहां भी अगर आप वही V वोल्ट की बैटरी लगाते तो ये अकेला भी Q चार्ज फ्लो करवा देता। तो इस अकेले को ही हम क्या बोलते हैं कि इसका इक्विवेलेंट है। ठीक है कुछ भी अगर ना समझ आए तो पहले इसमें केवीएल लगाओ, ये प्लस माइनस V और ये प्लस माइनस, भाई इस पे Q चार्ज आया Q निकला तो यहाँ कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस Q बाई C इक्विवेलेंट। ठीक है घूम जाओ इसमें केवीएल लगाओ, क्या इक्वेशन बनेगी, पहली एंट्री माइनस से तो प्लस का V और प्लस से तो माइनस का Q बाई C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 0। यहां से आ गया V बराबर Q अपॉन C इक्विवेलेंट और यहां से मेरा C इक्विवेलेंट बराबर आ रहा है Q बाई V, इक्वेशन नंबर 1। क्या इतना समझ आया? अगर कुछ ना मिले तो पहले वो बना लो। अब इस सर्किट में जैसे तैसे करके केवीएल वगैरह लगा लोगों के जो आपको दिखे सिमेट्री थोड़ी बहुत, आप Q बाई V की वैल्यू निकाल लो C की टर्म्स में। किस C की टर्म्स में? ये सारे कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी है C। तो इस C की टर्म्स में आप Q बाई V इधर से निकाल लो। कौन सा Q बाई V? ये Q और ये V। अच्छा जी देखते हैं, सुनो इस Q के पास कितने रास्ते हैं बटने के लिए? 3। अब थोड़ा तो कुछ तो सोचना ही पड़ेगा, नहीं तो Q1 Q2 Q3 लगा के बैठ गए तो 3-4 केवीएल लगाएंगे, फिर उनसे Q1 Q2 Q3 को गायब करेंगे और Q बराबर KCL से बनेगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। लेकिन मेरे पास, मैं फिर बोलता हूं क्या बोल रहा हूं, अगर आपने Q1 Q2 Q3 माने तो 3 लूप ढूंढ रहे होंगे, उनसे Q1 Q2 Q3 निकालेंगे, फिर KCL लगाएंगे, उससे Q निकालेंगे उन सब का सम, और फिर Q बाई V निकालेंगे जिससे C इक्विवेलेंट आएगा। लेकिन मेरे पास एक अलग तरह की सिमेट्री, पाथ सिमेट्री यहां नजर आ रही है। क्या है वो सुनो। बाहर निकलने के हिसाब से क्या ये पाथ और ये पाथ बिल्कुल एक जैसा है कि नहीं? बाहर निकलने के हिसाब से ये वाला जो पाथ है ये आपको एक फेस डायगोनल की दूरी पे छोड़ रहा है। ये वाला रास्ता आपको एक फेस डायगोनल की दूरी पे छोड़ रहा है, जहां से जाने के 2 रास्ते हैं। ये वाला रास्ता भी आपको पीछे एक फेस डायगोनल की दूरी पे छोड़ रहा है, जहां से जाने के 2 रास्ते हैं। और ये वाला रास्ता भी आपको ऊपर एक फेस डायगोनल की दूरी पे छोड़ रहा है, जहां से जाने के 2 रास्ते हैं। तो बताओ क्या समझ आ रहा है? एक पाथ सिमेट्री जैसी चीज। इसका मतलब पाथ सिमेट्री होने की वजह से तीनों रास्तों में बराबर बराबर चार्ज बांट दो, तो Q बाई 3 एंड Q बाई 3। चलो आगे बढ़ो। ये Q बाई 3 आया, ठीक है। अरे मृगेश हो कि नहीं क्लास में? बताओ मुझे, बोलो एक बार। यस सर। तो अब ये बताओ अगले दोनों रास्ते एक जैसे हैं कि नहीं बटने के हिसाब से? बाहर निकलने को देखना, बाहर निकलने को। ये वाला पाथ एक एज की दूरी पे छोड़ रहा है आपको W से, और ये वाला रास्ता भी एक एज की दूरी पे छोड़ रहा है। तो क्या दोनों रास्ते बिल्कुल एक जैसे हैं कि नहीं बाहर निकलने के लिए? समझ आ रहा है क्या? है सर। तो आधा आधा बांट दो। कितना कितना हो गया बताओ इसका आधा आधा? Q by 6 and Q by 6। Q by 6 एंड Q by 6। ये भी Q by 3 आया था, आधा आधा बांट दो। कोई सीरीज पैरेलल नहीं हो रहा। अब मेरे पास कोई सीरीज पैरेलल व्हीटस्टोन ब्रिज कुछ नहीं बन रहा। सीरीज इसलिए नहीं बन रहा कि कहीं भी जाओगे बीच में कनेक्शन है। पैरेलल इसलिए नहीं बन रहा, बहुत ज्यादा टर्मिनल्स हैं, जितने कॉर्नर उतने टर्मिनल। ऐसे यहाँ पे हुआ, ये Q by 3 गया और ये आया Q by 6 और Q by 6। लास्ट में KVL से इकट्ठा करो। लास्ट में देखो 3 रास्ते आ रहे हैं बाहर निकलने के, ये और ये।
मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ अगर कुछ चलेगा तो। हाँ, इस रास्ते में बताओ जुड़ के कितना चार्ज आ रहा है। इधर से कितना गया, इधर से ये दिख रहा है Q/6 आ रहा है, Q/6। यस सर। और इधर से भी कितना आ रहा है, Q/6। तो जुड़ के कितना गया, Q/3 हो गया। Q/3। सिमिलरली इस रास्ते में देखो Q/6 ये आया, और नीचे से भी ये Q/6 चल रहा है ये। यस सर। तो ये भी जुड़ के कितना हो गया, Q/3। Q/3। और पीछे भी चेक करो ये कितना आ रहा है, इधर से Q/6 और ये नीचे से Q/6, दोनों Q/6 जुड़ के ये भी कितना देंगे, Q/3। और सारे तीनों Q/3 जुड़ के हो गया Q। तो बताओ चार्ज का पाथ सिमेट्री का यूज करके चार्ज का बंटवारा आया क्या हमें करना। यस सर। अब आप ये बताओ मुझे तो किसकी वैल्यू चाहिए सी इक्विवेलेंट निकालने के लिए, Q/V। क्या मैंने कहीं Q1 Q2 Q3 बढ़ाया है क्या इस सर्किट में, नहीं बढ़ाया, कहीं नहीं बढ़ाया। आप कोई भी एक लूप ले लो, कोई भी एक लूप जिसमें V आता हो और Q आता हो और उसमें KVL लगा दो। क्यों ना हम नीचे नीचे का लूप ले लें, ये वाला लूप आ गया समझ। यस सर। देखो मैं एक बार लूप का नाम डाल दूं, ये आपका Y है, ये है आपका W, मैं कुछ और फालतू के नाम डाल रहा हूं, दिस इज A एंड दिस इज B। अब मैं KVL लगाऊंगा इस लूप में, और इसको मैंने P बोल दिया, इसको R बोल दिया। अब मैं लूप का नाम बताता हूं आपको, मैं किस लूप में घूम रहा हूं। KVL इन P R Y A B W P। एक बार पहचानो इस लूप को, P R Y A B W P। मिल गया लूप। यस सर। मुझे एक ऐसा लूप चाहिए जिसमें V इन्वॉल्व हो, मैं सारे पोटेंशियल डिफरेंस लिख दूं। ये तो बैटरी सही लगी है, ये प्लस ये माइनस तो V हो गया ये, ठीक है। आओ जी आगे आओ, इधर आओ, ये Q/3, तो ये प्लस ये माइनस Q/3C, समझ आया। ये Q/6, तो ये प्लस ये माइनस और Q/6C, ये भी समझ आ गया। अगला Q/3, तो ये नीचे प्लस ऊपर माइनस और अगेन Q/3C। बताओ भाई क्या सारे एलिमेंट कवर हो गए इस लूप के। यस सर। अब मैं घूम जाता हूं, बताओ करवाओ KVL लगाओ। पहली एंट्री माइनस से तो प्लस का V, अगली एंट्री बोलते रहो प्लस से है तो माइनस का Q/3C, नेक्स्ट है प्लस से तो माइनस Q/6C, नेक्स्ट है प्लस से तो माइनस Q/3C, और सारा कवर हो गया तो इक्वल टू 0। V बराबर इन सबको उधर ले जाओ, एलसीएम ये जुड़ेंगे, एलसीएम 6C, 2 + 1 + 2 5 Q/6C हो गया। यस सर। यहां से Q/V कितना आ रहा है, Q/V 6C/5, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो Q/C जो हमने जिस तरीके से याद किया है 12C/10। अब बताओ क्या ये समझ आ गया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 से जो C इक्विवेलेंट आ रहा है, C इक्विवेलेंट वो आपका आया 12C/10। यार अब ये बता दो क्या ये प्रूफ क्लियर हो गए। यस यस। अच्छा दूसरी बात, जो आपने सवाल पूछा था कि अगर कुछ ना मिले तो क्या करना है, तो भाई ये करना है, KVL इधर लगाओ KVL उधर लगाओ और कंपेयर करो। और अब आप इसे चुपचाप से बस नोट कर लीजिए। किसी को कोई डाउट तो नहीं होगा इसमें, बस ये लास्ट ही काम है आज का, आप ये पूरा कीजिए फटाफट।
तो आज कुल मिला के सर्किट पार्ट कुछ क्लियर हुआ ना, कुछ सिमेट्री आर्ग्यूमेंट्स और इन सब बातों का ध्यान, ठीक है। इसको पूरा करोगे, होमवर्क है बाकी 2 पार्ट, एक मैंने करवाया है प्रूफ। यस सर। चलिए तो हम करते हैं आज की क्लास ऑफ। शाम का मैं अभी श्योर नहीं हूँ, आपको बता दूंगा, पक्का नहीं है आज शाम को हो पाएगी नहीं हो पाएगी, लेकिन आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और अगर होती है तो उसमें मैंने काम आपको दे रखा है इस तरह से, ठीक है भाई। यस सर। ओके।